अगर एरिस असेंडेंट की कुंडली में मार्स 8th हाउस में है तो क्या ये एक डिफिकल्ट प्लेसमेंट है, या फिर 8th का लॉर्ड 8th हाउस में होना क्या ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाता है? आइए आज हम इस प्लेसमेंट को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आई एम राज एंड यू आर वाचिंग राज वैदिक एस्ट्रो। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एरिस असेंडेंट की सीरीज, असेंडेंट वाइज प्लेसमेंट। एपिसोड नंबर 8 है हमारा ये। तो मार्स इन द 8th हाउस इन एरिस असेंडेंट। देखिए, एरिस असेंडेंट के लिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड मंगल होता है। तो यहां पे मार्स फर्स्ट और 8th हाउस से कनेक्ट है, ठीक है। और ये प्लेस्ड कहाँ है? 8th हाउस में। 8th हाउस स्कॉर्पियो, इसकी अपनी राशि है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि मंगल अपने ही घर में, स्कॉर्पियो में। अब यहां पे जो मार्स बैठा है वो अपने घर में बैठा हुआ है, इसलिए इसकी जो डिग्निटी है वो स्ट्रांग हो जाती है। अपने घर में तो हर एक कंफर्टेबल ही फील करेगा ना, कोई भी प्लेनेट हो। अगर वो अपने घर में है तो कंफर्टेबल होगा। तो यहां पे हम ये नहीं कह सकते कि यार 8th हाउस में चला गया मंगल तो वो बैड हो गया, गलत हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड वी वुड नॉट से दिस। तो वो इनकम्प्लीट हमारा जो है इंटरप्रिटेशन होगा। अब 8th हाउस एक डिफिकल्ट हाउस है, ठीक है, लेकिन यहां पे जो प्लेनेट है वो उसका खुद का घर है, वो उसका इट्स ओन साइन। तो यहां पे ये चीज हमें जो है कंसीडर करके रखनी है कुछ भी कहने से पहले। अब 8th हाउस रिप्रेजेंट क्या करता है? जिसमें मंगल गया है। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सडन चेंजेस हैं, जो सीक्रेट्स है, अकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, जॉइंट रिसोर्सेज हैं, इन लॉज हैं, लॉन्गिबिलिटी है, डीप इन्वेस्टिगेशन, क्राइसिस या रिकवरी, उससे साइकोलॉजिकल जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, रिसर्च के जो भी सेक्टर्स हैं, जितने भी हिडन मैटर्स हैं, वो सब हम 8th से देखते हैं। तो यहां पे मार्स आ गया और वो लगन लॉर्ड भी है, तो और वो अपने घर में 8th में आ गया, तो जो पर्सन होगा वो इंटरेस्टेड हो जाएगा इन चीजों की तरफ, जितनी चीजें मैंने बताई। वो ना सुपरफिशियल चीजों की, सुपरफिशियल आंसर पे सेटिस्फाइड नहीं होगा। वो चाहेगा कि व्हाट इज एक्चुअली रियली हैपनिंग, वो जानना उसको। सुपरफिशियल चीजों को नहीं कि आप ऐसा कुछ बोल दें और वो मान ले, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जो हैं वो एक्चुअल में रियल में क्या हुआ है उसको जानते हैं, उसको जानना चाहते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लग्ना लॉर्ड भी है। तो लग्ना लॉर्ड जब 8th में चला जाता है तो पर्सन की लाइफ में वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है 8th हाउस। तो वो ऐसा नेटिव जो है वो स्ट्रांग होता जाता है जैसे जैसे उसको डिफिकल्ट सिचुएशंस या एक्सपीरियंसेस मिलते जाते हैं, वो स्ट्रांग बनता जाता है। और लाइफ जो है यहां पे आपको हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ नहीं मिलेगी, सीधा सीधा रास्ता नहीं मिलेगा आपको, स्ट्रगल मिलेगी आपको। लेकिन इसका यह मतलब कभी भी नहीं है कि आपकी लाइफ गलत हो गई, नहीं। उस स्ट्रगल से ना आप मैच्योर होंगे, आप सीखेंगे। तो यहां ये नहीं कह देना है कि यार लगन लॉर्ड 8th में चला गया और वो मंगल है और वो 8th में है तो ये तो लाइफ ही वो हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना जी। एक प्लेनेट का एक प्लेसमेंट देख के सब कुछ नहीं बोलना है। तो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि वो उसका अपना घर है, वो 8th में तो गया है। तो यहां पे वो क्या होगा कि 8th हाउस से आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो गया।
तो आपकी जो आपका जो जिसको कहते हैं कि व्हाट वी वुड से दैट की एक्सप्रेशंस होगा वो बहुत कंस्ट्रक्टिव होगा। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सन है, अगर दूसरी प्लेनेटरी स्ट्रेंथ अच्छी है, डिग्निटी, एस्पेक्ट्स, कंजक्शन, दशा वगैरह ओवरऑल अच्छा है, तो ये जो प्लेसमेंट है ये इंसान को, नेटिव को बहुत ज़्यादा यू वुड से दैट की फेमस और पावरफुल भी बनाता है, अगर दूसरे फैक्टर्स जो हैं इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और वो सही हैं। रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको यहाँ पे एक्शन, करेज और मतलब इस तरह की टेंडेंसी दे देगा। आप बहुत ही डेप्थ, सीक्रेसी और इन्वेस्टिगेशन टाइप की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आपका हो जाएगा। और एट्थ हाउस रिसर्च को भी दिखाता है, तो आपका ये कॉम्बिनेशन जो है, दिस इज यानी वी वुड से दैट द एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन फॉर अ पर्सन जिसको इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है, लाइक इन्वेस्टिगेट करना, डायग्नोज करना, रिसर्च करना, एनालिसिस करना, अनकवर हिडन इंफॉर्मेशन करना, ये सारी चीज़ों में ना ये लोग बड़ा अच्छा करते हैं। अब एक्चुअली और चीज़ भी अगर आप देखें तो ये आपको मेडिसिन में, सर्जरी में, इंजीनियरिंग में, इन्वेस्टिगेशन, साइकोलॉजी में, फॉरेंसिक साइंस में, साइबर सिक्योरिटी में, आपके कोई भी साइंटिफिक रिसर्च है उसमें, टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो हिडन जो होते हैं, और जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं या हिडन सब्जेक्ट्स होते हैं, हिडन नॉलेज होती है, उसमें ये लोग बड़ा अच्छा करते हैं। बट अगेन मैं वही कहूँगा कि आप केवल ये देख के कि लगन लॉर्ड एट्थ में चला गया और वो मंगल है और एट्थ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और डिपेंड करता है कि ये कितनी कंफर्म होगी अदर फैक्टर्स के ऊपर भी। आपका कल्ट में बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तंत्रा में, जो हिडन साइंसेस हैं, तंत्र मंत्र और ये सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपका इंटरेस्ट हो सकता है, आप ये चीज़ें सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है ना? तो हमेशा ये याद रखें कि यहाँ पे वो मंगल जो है अपने घर में है और वो स्कॉर्पियो राशि है, और स्कॉर्पियो राशि तो वैसे भी मिस्टीरियस राशि होती है, तो दे इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती हैं ये चीज़ें। अगर आपका केतु, जुपिटर, राहु फिफ्थ हाउस या एट्थ हाउस के लॉर्ड भी अच्छे हैं, तो ये मतलब आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा आपकी नॉलेज के लिए। लेकिन मंगल नेचुरल अशुभ ग्रह भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आप किस ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं और वो बेसिकली क्या करेक्टरिस्टिक्स रखता है। तो अशुभ हो जाने की वजह से ये आपको स्ट्रगल दे देगा। थोड़ा सा जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो ये आपका फर्स्ट वो है, दिस इज योर फर्स्ट दैट वन। तो अब इसको हम समझेंगे एक सेकंड के लिए। तो एक सेकंड आप मुझे देंगे प्लीज। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए आपका ये एरिस हो गया, ये है आपका एट्थ हाउस, एट्थ हाउस ये है आपका एट्थ हाउस। अब मंगल जो है वो ऑल द वे यहाँ आ गया एट्थ हाउस में, इसका लॉर्ड होके। अब यही आपको समझना है। तो इसके एस्पेक्ट कहाँ कहाँ होगा, एक दो तीन चार, एक तो इसका 11th हाउस पे एक्सपेक्ट हो जाएगा, उसके बाद 5 6 और 7 एक सेकंड हाउस पे एक्सपेक्ट हो जाएगा, और एक आपका इसका थर्ड हाउस पे एक्सपेक्ट हो जाएगा। तो मंगल जो है एट्थ में बैठ के आपके 11th हाउस को देखेगा फोर्थ एस्पेक्ट से, 7th एस्पेक्ट से सेकंड हाउस को देखेगा, और पराक्रम स्थान को आपके थर्ड हाउस को एट्थ एस्पेक्ट से देखेगा। बढ़िया हो गया। अब यहां समझो यार अगर मंगल स्ट्रांग है तो वो पीसफुल नहीं होगा, क्योंकि मंगल में तो ऐसी एनर्जी होती। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि एट्थ हाउस में जाने की वजह से, मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि सडन डिसीजंस या डिफिकल्ट
सिचुएशंस होती है, तो डिफिकल्ट सिचुएशंस देख के ये लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि यार ये चीज़ टल जाए या ये हो जाए, वो उसको फेस करेंगे। करेज होता है इसमें फेस करने का इन लोगों के अंदर जो। तो एट्थ हाउस इनहेरिटेंस को भी दिखाता है, आपके जॉइंट फाइनेंसिस को भी दिखाता है, आपके स्पाउस के रिसोर्सेज को, क्योंकि सेवंथ का सेकंड है, वो भी दिखाता है, आपके जो एसेट्स हैं जो आपने रिसीव किए हैं स्पाउस से, वो भी दिखाता है। तो यहां पे मार्स जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर देगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि एट्थ हाउस में मार्स है तो वो गारंटी दे देगा इनहेरिटेंस इन चीज़ों की, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें फाइनेंशियल आपका 11th और सेकेंड हाउस भी स्टडी करना है, जुपिटर वीनस को भी देखना है, आपकी रेलेवेंट जो दशा है उसको भी देखना है। अगर वो सब ओके है तो यस यू कैन से दैट कि ये इनहेरिटेंस में आपको बड़ा अच्छा दे देगा। अब ये आपके लाज से जो डीपर फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज है उससे भी ये कनेक्टेड हो गया। तो मार्स यहाँ पे जो है ये मतलब वी वुड से दैट कि जो जॉइंट मैटर्स हैं वो काफ़ी क्वाइट इंटेंस रहेंगे इस कंडीशन में। तो अब ये कह सकते हैं कि देखिए अगर हम मैरिज की बात करेंगे तो सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड वीनस, जुपिटर, D9 चार्ट, दशा, ये सब देखें, केवल मंगल 8 में चला गया बोल के आप उसमें कुछ रिजल्ट निकालते हैं, वो ठीक नहीं, वो ठीक प्रिडिक्शन नहीं होता है। आप कभी भी एक प्लेनेट को देख के मत बोलें कुछ। एक प्लेनेट इंडिकेट कर सकता है चीज़ों को, इट मे बी। अब वो जो मे बी है उसको कंफर्म आप करेंगे दूसरे फैक्टर्स को देख के। इस चीज़ पे मैं हमेशा जोर देता हूँ, क्योंकि यही तरीका है एक्चुअली में प्रिडिक्शन करने का, सही प्रिडिक्शन करने का। अब मैंने आपको बताया फोर्थ एस्पेक्ट 11th में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा। तो अगर 11th एस्पेक्ट की बात करेंगे तो वो हाउस ऑफ गेन्स, इनकम और जो भी आपका नेटवर्किंग है, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायरमेंट्स है, उसका हाउस हो गया। और वहाँ पे मंगल देगा, आपको एम्बिशियस बता देगा, एक्शन ओरिएंटेड बना देगा, आप फाइनेंशियल गोल्स की तरफ जो है बड़े एक्शन और उससे एक्टिव रहेंगे आप। तो यहाँ पे इन चीज़ों और अपॉर्चुनिटी लाइफ में जो आती है उसके लिए आपको जो है ये मतलब एक्टिव बना देगा, इस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे उस बारे में। आपकी फ्रेंडशिप सर्कल्स, नेटवर्किंग, इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। एक्चुअली ये अशुभ ग्रह है ना इस, और इसकी दृष्टि है, तो मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ कि अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ लीजिए और शुभ की शुभ लीजिए। तो अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो मतलब ये नहीं कि सब कुछ अशुभ कर देगा, मीन टू से कि यहाँ पे वो स्ट्रगल और आपको जो है थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है आपकी फ्रेंडशिप में, आपके नेटवर्किंग सिस्टम में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअल होंगे कि नहीं होंगे, या होंगे तो कितने इंटेंस होंगे, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वो अदर फैक्टर्स भी आप देखेंगे। ठीक है जी। तो एक्चुअल वेल्थ अगर आपने यहाँ देखना है, गेन वगैरह देखना, तो आप सेकंड हाउस को जरूर यहाँ देख लें, 11th हाउस को और उसके लॉर्ड को देख लें, सेकंड हाउस और उसके लॉर्ड को देख लें, तब आप कुछ बोलें। अगर सेवंथ एस्पेक्ट देखेंगे तो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस आपका वेल्थ का, सेविंग का, फैमिली का, स्पीच का, फूड का, वैल्यूज का हाउस है। तो यहाँ पे आप जो है ना डायरेक्ट और फोर्सफुल और बहुत शार्प टाइप की वाणी आपकी हो सकती है। आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं जिससे कि दूसरे जो है वो उनको फील हो जाए। तो यहाँ पे आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको मार्स की एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करना है। तो ऐसा नहीं कि आपकी वाणी में, आपके शब्दों में बहुत ज़्यादा शार्पनेस हो, उससे आप उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दृष्टि है वाणी स्थान पे मंगल की। तो वहां पे आपको वो एंगर और हार्श वर्ड्स दे सकता है, आप बोलने में वो चीज़ें यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली आपके फैमिली मैटर्स में ये डिस्टर्बेंस कर सकता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सावधानी रखनी। एट्थ एस्पेक्ट थर्ड हाउस में चला जाता है। थर्ड हाउस आपका करेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग, यंगर सिबलिंग्स को दिखाता है। आपकी जो शॉर्ट जर्नीज है, आपके जो सेल्फ एफर्ट्स हैं, वो थर्ड हाउस है। यहाँ पे स्ट्रेंथन कर देगा मार्च, मार्स जो है थर्ड हाउस में,
ये फेवरेबल हो सकते हैं आपके लिए चीज़ें। आपका टेक्निकल स्किल, आपका कम्युनिकेशन, आपका एक्शन, करेज, ये सब जो है इसको ये वो इन्फ्लुएंस करेगा। अब अगर रिफ्लेक्टेड है तो फिर वो आपको ना आर्गुमेंटल बना देगा। आप सिबलिंग के साथ में आपके कुछ इश्यूज पैदा कर सकते हैं, क्योंकि एक तो वो अशुभ ग्रह है, नेचुरली उसकी दृष्टि अशुभ होगी, लेकिन अगर कितना इंटेंस होगा या वो कितनी अशुभता दिखाएगा वो डिपेंड करता है दूसरे फैक्टर पे। हो सकता है उसका इफेक्ट ही ना हो, या हो तो वो ना के बराबर हो। तो इसलिए आपको दूसरे प्लैनेट्स का भी अरेंजमेंट देख लेना है। बट ये एक जनरल इंडिकेशन है कि अगर 8th हाउस में बैठ के वो 3rd हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है और वो मार्स है, तो इट कैन वी वुड से, और वो अगर रिफ्लेक्टेड हो गया है तो आपके आर्गुमेंटल जो है वो चीज़ें हो सकती हैं अपने सिबलिंग के साथ में, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आप कम्युनिकेशन और उस उन चीज़ों में आपके गैप्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि 11th हाउस गेन, 2nd हाउस वेल्थ और फैमिली, 3rd हाउस करेज और सेल्फ एफर्ट्स, इन सबको ये अपने एस्पेक्ट से देख रहा है, तो यहाँ पे कनेक्शन बन जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, इफेक्ट, वेल्थ और गेन, ये चीज़ें जुड़ गई आपस में। तो ऐसा बंदा जो है वो मतलब अपने एफर्ट से, अपने ओन एफर्ट से, देखो बस मंगल है, सेनापति बोला जाता है इसको। ये लोग जो है ना ऐसे नहीं होते कि हार मानने वाले या वैसे नहीं, सेल्फ एफर्ट से ये काफी कुछ चीजें अचीव कर लेते। अब 8th हाउस हेल्थ और लॉन्गेविलिटी का भी तो हाउस है। अब यहाँ मार्स आ गया, तो जब मार्स आ गया यहाँ पे तो आपको थोड़ा केयरफुल हो जाना है इस एरिया को लेके, वेल्थ और सॉरी अपना हेल्थ और इन चीजों को लेके। हम ये तो नहीं कह देंगे कि कोई बहुत बुरा प्लेसमेंट है ये, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में लॉन्गेबिलिटी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, एक प्लेनेट से यू वुड नॉट से कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर है कि 8th में मंगल है तो थोड़ा सा आप एक्सीडेंटल, क्योंकि मंगल जो है ना वो फोर्सफुली चीज़ों को कराता है। और फोर्सफुली क्या है कि एक्सीडेंट्स जो हैं वो दैट इज़ बाय फोर्स ही होते हैं, कंपैक्शन कॉलिजन होता है जो। तो यहाँ पे आपको इफ़ यू आर ड्राइविंग और वो दशाएं भी चल रही है, आपका 8th हाउस एक्टिवेट है, तो ड्राइविंग के दौरान आप थोड़ा ध्यान रखें, एक्सीडेंट वगैरह से आप थोड़ा सा बचाव करें, कॉन्फ्लिक्ट्स में ज़्यादा ना पड़े जहाँ पे कि ज़्यादा मार पिटाई और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वहाँ से अपने आप को दूर रखें। तो अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि 8th हाउस में जाना मंगल का एरिस में बैड है कि गुड है, तो मैं कहूँगा मिक्स रिजल्ट्स होते हैं, मिक्स रिजल्ट्स होते हैं। क्योंकि वो उसका अपना घर भी है तो वो अपने घर का तो बुरा नहीं करेगा, लेकिन जो उसके बेसिक करेक्टर्स हैं वो तो इन्फ्लुएंस होंगे ही जब वो वहां पे है तो। और अगर दशा अंतर दशा में है तो वो इन्फ्लुएंस ज्यादा दिखाई देगा। तो लाइफ में सडन चेंजेस आपके हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप हमेशा याद रखें कि मार्स जो है हम जिसकी बात कर रहे हैं वो नेचुरल रूप से अशुभ ग्रह है। अगर मार्स की महादशा या अंतरदशा है तो यहाँ एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों पे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, जॉइंट फाइनेंसिस है, इनहेरिटेंस है आपका, या आपके जो डीप लर्निंग है, इसमें आप सडन चेंजेस या पर्सनल ग्रोथ देख सकते हैं। मंगल जो भी करेगा वो मतलब जैसे अपनी दशा अंतरदशा में है तो एक्टिवेशन है, तो वो चीज़ें आपको यू विल सी दैट के यार ये चीज़ें हो रही है। तो उस दौरान आपको ड्राइविंग वगैरह का बड़ा ध्यान रखना है, आपको अपनी वाणी पे बड़ा कंट्रोल करना है, आपको एक्सीडेंट्स वगैरह से बचना है, और आपको अपने जो रिलेशंस हैं उनको बहुत ही कामली हैंडल करना है। तो ये चीज़ें आपको उसके दशा अंतरदशा में ध्यान रखनी है। तो अब ये एक बहुत ही मतलब जबरदस्त प्लेसमेंट है, ऐसा मैं कह सकता हूँ इसको। तो ये दिस इज नॉट अ सिंपल प्लेसमेंट और इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। और हर एक प्लैनेट्स के अच्छे और बुरे रिजल्ट्स होते हैं, तो मैंने हर तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखें कि अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रॉन्ग मार्स है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ जो है इजी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, ये मतलब डज नॉट मीन
इजी लाइफ, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ रहेगी वहां पे ना, डिफिकल्ट सिचुएशंस को आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। डिफिकल्ट सिचुएशंस को आपको हैंडल करना पड़ेगा। और आप इस तरह की नेचर के भी होंगे कि आप इन चीजों को फेस करोगे, भागोगे नहीं। ये लोग सुपरफिशियल नहीं होते हैं, ये एक्चुअल स्टैंड करते हैं चीजों पे। डिफिकल्ट सिचुएशन में स्टैंड करेंगे, उसको समझेंगे, उसको उससे लड़ेंगे। यहाँ मार्स जो है ना, मार्स इज, मैंने बताया आपको कि मार्स जो है वो, इसकी एनर्जी को जो है, आपको अगर आप इसकी एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज करना सीख गए तो ये एक बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट है। ये आपको बहुत सक्सेस, बहुत फेमस और बहुत अच्छी वेल्थ दे सकता है। तो जब भी आप इस तरह के प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो आप मार्स की स्ट्रेंथ, उसके एस्पेक्ट, कंजक्शन, उसका 8th हाउस और उसका डिस्पोजिटर, उसका D9 चार्ट, दशा और ओवरऑल हॉरोस्कोप जरूर देखें, तभी आप प्रिडिक्ट करें। क्योंकि जो इस तरह के जो प्लेसमेंट होते हैं 8th हाउस, 6th हाउस, 12th हाउस, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मत बोल दें कि यार 8th में चला गया तो खराब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 8th हाउस में मंगल एरिस असेंडेंट में गया हुआ बहुत ही फेमस लोगों के हैं, बहुत ही सक्सेसफुल लोगों के हैं, और वो उसमें मंगल का बड़ा भारी योगदान है। मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं जिसमें कि ये प्लेसमेंट लोगों को बहुत फेमस बनाता है, बहुत अचीवमेंट करते हैं वो लोग, बहुत लाइफ में अचीव करते हैं, बहुत अचीवमेंट्स देते हैं। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो आपका एक्यूरेट गाइडेंस है पॉजिटिव लाइफ के लिए, आपको एक जो है हर एक प्लेनेट की प्लेसमेंट को देखना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि यार ये 8th हाउस में हो गया, आपका ये एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका फलाना हो जाएगा, और जो जो नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो एक बहुत गलत बात है। क्योंकि कोई भी प्लेनेट, एक पर्टिकुलर प्लेनेट आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करता है। यार फिर तो ऐसे तो भगवान एक या दो ही प्लेनेट दे देते ना, इतने प्लेनेट्स हम क्यों लेके चलते हैं, और इतने हाउसेस क्यों लेके चलते हैं। 12 हाउसेस है, 9 प्लेनेट्स, आप एक ही प्लेनेट सब कुछ डिसाइड कर दे रहे हैं, तो बाकी प्लेनेट्स क्या करेंगे, सो जाएंगे क्या? उनका इफेक्ट होगा ना, उनका कंजक्शन होगा, उसका एस्पेक्ट होगा, उसके योग्स होंगे, वो सब देखिए। तो इन चीजों से बचना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर प्लेनेट की प्लेसमेंट देख के कुछ डिसाइड कर दें, ये गलत एस्ट्रोलॉजी है, ये नहीं होनी चाहिए। और आजकल 99% केसेस में यही हो रहा है। एनीवेज, वो सब लोगों का अपना अपना तरीका है, बट हम लोग बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। वो आपको इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे, उसमें मसाला लगे या ना लगे, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट ऐसे ही फेक कुछ भी बोल देना जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो आपके अंदर फियर पैदा करे, जो आपके अंदर डर पैदा करे, या जो आपको अनकॉन्शियस टाइप को बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस कर दे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइट कर दे, ऐसी चीज़ें मैं नहीं बोल सकता। जो भी एक्चुअल हमारे एस्ट्रोलॉजी में है, वही चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। क्योंकि उन्हीं सब चीज़ों को लेके आप एक सही प्रिडिक्शन दे सकते हैं, और आपका प्रिडिक्शन वहाँ गलत नहीं होगा, क्योंकि आप सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। वहाँ हम देखेंगे कि जब यही जो मंगल है, ये लगन लॉर्ड होके और 8th का लॉर्ड होके जब 9th हाउस में आ जाता है, तो किस तरह से इसके रिजल्ट्स को हम प्रिडिक्ट करेंगे। और आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स भी ज़रूर करें। अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो ज़रूर पूछें। टाइम मिलने पे, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं आंसर करूँगा। और होपफुली कि आपको ये वीडियोस, ये एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे। अभी बहुत कुछ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो कि करना है, तो धीरे धीरे इस चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ये एक मोटिवेशन की तरह से आप इसको बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एरिस असेंडेंट में मार्स का 9th हाउस में होना, उसके क्या जनरल इफेक्ट्स होंगे। टिल देन, हर हर महादेव।